हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बेटा एक्सक्रीशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जानेंगे कैसे यूरिन बनता है। हाउ डज यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, है ना। अंग्रेजी को मारो गोली। अंग्रेजी मुझे पता है कि मैंने शायद सही बोली हो चाहे ना बोली हो। मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी ना खराब सी है, मतलब बहुत खराब सी है। ठीक है, तो चलो यार हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूरिन फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले जरा मैं आप लोगों को हल्का सा पिछले लेक्चर का याद दिला दूं। हम लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसका ब्लड सप्लाई सीखा था, है ना। फटाफट से बनाऊंगा यार, फटाफट से बनाऊंगा, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको फटाफट से बना के दिखाऊंगा आपको। ऐसे करके बोमेंस कैप्सूल था, ठीक है। फिर ऐसे करके पीसीटी था, याद आ रहा है आप लोगों को, है ना। फिर ऐसे करके एक लूप ऑफ हेनले था, ये बना दिया मैंने आप लोगों को लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद ऐसे करके एक डीसीटी था, डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल। और एक ऐसे करके थी बेटा कलेक्टिंग डक्ट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, यहां पे बहुत सारे हजारों में आके कलेक्टिंग डक्ट खुलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो। फिर मैंने आपको बताया था ये बोमेंस कैप्सूल है, इसके अंदर आती है सबसे पहले एक चौड़ी सी, थोड़ी डायमीटर उसका बड़ा होता है, जिसे बोलते हैं एफरंट आर्ट्रियोल। क्या बोलते हैं? एफरंट आर्ट्रियोल आता है और ये टूटती है छोटी छोटी फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के अंदर, है ना। ये फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज था, इसे हम लोग बोलते थे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ठीक है। और फिर यहां से एक पतली सी निकलती थी जिसे बोलते थे ईफ्रंट आर्टेरियोल। क्या बोलते थे? ईफ्रंट आर्टेरियोल, ठीक है ना। फिर वहां से फिर ये जाती थी हमारे पीसीटी के पास और यहां से इसके आसपास ऐसे करके घूमती थी। अरे याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? ऐसे करके घूमती थी, घूमती थी, घूम घूम के, घूम घूम के, घूम घूम के ये जाती थी, देखो कहां ये जाती थी, सीधा डीसीटी के पास। याद आ रहा है? फिर डीसीटी के आसपास ऐसे करके ये घूमती थी, घूमती थी, घूमती थी, घूमती थी करके फिर ये आती थी एज आ यहां पे लूप ऑफ हेनले के बगल में, ऐसे इसके आसपास ऐसे करके घूमती थी। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब ये पीसीटी और डीसीटी के आसपास घूमती थी तब हम लोग इसको बोलते थे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते थे? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और जब ये लूप ऑफ हेनले की तरफ घूमती थी तब इसको बोलते थे वासा रेक्टा, है ना। तो अब मैं एक बार इस नेफ्रॉन का एक तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं कि ब्लड सप्लाई कैसे होता है ना। एक पूरा का पूरा चार्ट समझाऊंगा कि कैसे ब्लड सप्लाई इसका हो रहा है। चलो लेट्स स्टार्ट। इसका ब्लड सप्लाई कैसे हो रहा है देखते हैं। मान लो बेटा ये हार्ट है, ये क्या है? हार्ट है। ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। अब होता क्या समझो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा निकलती है सबसे पहले हमारी क्या? आओटा। क्या निकली? आओटा। सबसे बड़ी वाली है ये आओटा, ठीक है। आओटा जो होती है वो अलग अलग आर्टरीज में टूटती है ना। तो जो आर्टरीज किडनी के पास जाएगी उसे बोलते हैं रीनल आर्टरी, है ना। तो ये आ गई बेटा रीनल आर्टरी, ठीक है। अब ये रीनल आर्टरी क्या करेगी? टूटेगी आर्ट्रियोल्स के अंदर। किसके अंदर? आर्ट्रियोल्स के अंदर। और ये कौन से आर्ट्रियोल्स के अंदर आएगी? ये टूटेगी बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है ना। एफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये एफरेंट आर्ट्रियोल, है ना, बोमेंस कैप्सूल के अंदर जाएगा और कन्वर्ट होगा एक छोटी 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 कैपिलरीज के अंदर, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। अब ये ग्लोमेरुलस क्या करेगा? वापसी ये जो कैपिलरीज होंगी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये बनाएगी ईफ्रंट आर्टेरियोल, ठीक है। अब ये इफेंट आर्ट्रियोल के बाद क्या होगा? ये पीसीटी और डीसीटी के आसपास घूमेगी तो ये बनाएगी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बनाएगी? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जो कि बेटा पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड होगा। पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड होगा। अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जाएगी लूप ऑफ हेनले के आसपास तो ये बनाएगी बेटा वासा रेक्टा। क्या बनाएगी? वासा रेक्टा। एक किडनी में 1 मिलियन, एक किडनी में 1 मिलियन जो होती है नेफ्रॉन्स होते हैं, तो वैसा रेक्टा भी कितने हो जाएंगे? 1 बिलियन, है ना। वो डिपेंड करता है, 1 मिलियन नहीं, एक 15% अपना तो नेफ्रॉन है वो अपना जक्स्ट्रा मेडुलरी होता है, ठीक है। ऐसा आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो ये वासा रेक्टा के बाद बहुत सारी वासा रेक्टा आपस में जुड़ेंगी 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 और कन्वर्ट होगी ये वेन्योल्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगी? वेन्योल्स के अंदर कन्वर्ट होगी। और ये वेन्योल्स कन्वर्ट होगी अगेन किसके अंदर? रीनल वेन के अंदर,
है ना, ये रीनल वेन में कन्वर्ट होगी। अब ये रीनल वेन जो होगी, ये रीनल वेन कन्वर्ट होगी बेटा, सॉरी किस में ओपन होगी जाके, इंफीरियर वेना कैवा, क्योंकि नीचे से ब्लड आ रहा है ना, अरे किडनी नीचे है ना, तो नीचे वाला ब्लड कौन लेके आता है हार्ट की तरफ, इंफीरियर वेना कैवा। और ये इंफीरियर वेना कैवा जो होगा, ये जाके वापसी खुलेगा राइट एट्रियम में, और ये सिस्टम ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो ये आपका हो गया एक तरीके से ब्लड सप्लाई, क्या हो गया, ब्लड सप्लाई हो गया। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था नेफ्रॉन को हमने दो हिस्सों में बांटा है, एक है ग्लोमेरुलस पार्ट और एक है रीनल ट्यूब्यूलर पार्ट। याद है कि नहीं याद है? तो मैंने आपको लिखवाया था कि ग्लोमेरुलस पार्ट में मैंने आपको बताया था ग्लोमेरुलस इन बोमेंस कैप्सूल। तो जो बोमेंस कैप्सूल है वो किसका पार्ट होगा बताओ? वो बोमेंस कैप्सूल जो होगा वो भी बेटा रीनल ट्यूब्यूलर का ही पार्ट होगा। मेरी बात क्लियर है? वो भी रीनल ट्यूब्यूल्स का ही पार्ट होगा। तो ग्लोमेरुलस एक पार्ट हो गया और रीनल ट्यूब्यूल में बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले सब कुछ आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया यार। लेट्स स्टार्ट यूरिन फॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताऊं 3 स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसी का दूसरा नाम होता है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन होगा क्या? सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद चीजें रीएब्जॉर्ब करी जाएंगी, दूसरा प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा जो होता है वो होता है सिक्रीशन, है ना। अब ये तीनों स्टेप आप लोगों को बहुत ही हाई लेवल पे पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? बहुत ही अच्छे लेवल पे पढ़ने हैं। और ये 3 स्टेप जो होंगे उसके बाद हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो क्या क्या है बेटा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन लोग। एक एक करके सारे स्टेप पढ़ेंगे, एक एक करके सारे स्टेप पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला पार्ट होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या मैं बोलूं इसी का दूसरा नाम है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझते क्या हो रहा है? देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है, समझने वाली बात है। बस देखो क्या होना है। देखो भैया अब मैं आपको बता रहा हूं होना क्या है। देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्यों बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलस यानी यहीं कहीं कुछ होना है। तो मैंने क्या बनाया, देखो यहां पे मैंने यहां पे बनाया अपना एक ऐसे करके बोमेंस कैप्सूल। क्या बनाया मैंने? ऐसे करके ये बना दिया बेटा मैंने बोमेंस कैप्सूल, ठीक है ना। इस बोमेंस कैप्सूल में अगर आप देखो तो यहां पे आ रही है हमारी एफरंट आर्टरियोल। क्या आ रही है? एफरंट आर्टरियोल यहां पे आती है, ठीक है ना। और ये एफरंट आर्टरियोल बेटा टूटती है हमारी कैपिलरीज के अंदर। किसके अंदर टूटती है? कैपिलरीज के अंदर। देखो ये कैपिलरी एक है ना, ये कैपिलरीज हो गई है ना, इसे बोलते बेटा ग्लोमेरुलस। बार बार आपको पढ़ा रहा हूं, बार बार आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, है ना। और ये वापसी कन्वर्ट हो जाती है, देखो किसके अंदर? एक पतली सी इफरंट आर्टरियोल। क्या हो जाती है? इफरंट आर्टरियोल। अब मेरी बात समझना भैया, देखो यहां से एफरंट आर्टरियोल आया, बहुत ही मोटा सा, डायमीटर इसका ज्यादा था, है ना। और इफरंट आर्टरियोल पे थोड़ा सा प्रेशर क्या था? कम था, मतलब सॉरी इसका डायमीटर कम था। तो यहां से ज्यादा ब्लड आया और इफरंट आर्टरियोल से कम ब्लड जा रहा था, जिसकी वजह से यहां पे एक प्रेशर जनरेट होता है। क्या बनता है? एक प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर को बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या बोलते हैं? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं। और ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होगा ये कितना होता है? करीब करीब 10 to 20 mm ऑफ मरकरी। 10 to 20 mm ऑफ मरकरी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये 10 से 20 mm ऑफ जो मरकरी का जो प्रेशर होता है, इसकी वजह से चीजें फिल्टर करती हैं और आ जाती है आपकी इस बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में। इस बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में, इसे ल्यूमेन भी बोल सकते हैं या इसे बेटा कैप्सुलर स्पेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सुलर स्पेस। मतलब ये बोमेंस कैप्सूल का स्पेस है ना, इसे बोलते हैं कैप्सुलर स्पेस। क्या मेरी बात क्लियर है ना। अब मेरी बात समझो, यहां से जो सामान आएगा, अब ये जो सामान आएगा उसको 3 चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। उसको क्या करनी पड़ेगी? 3 चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें क्लियर करनी पड़ेगी? समझो। अब इसको अगर यहां से फिल्टर होना है, क्या होना है? फिल्टर होना है। तो इसको ये पूरा का पूरा फिल्टर होके इसको बाहर आना पड़ेगा। अरे मेरी बात में है कि नहीं है? मतलब
उसको बेटा ये वाला हिस्सा क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करके बाहर आना पड़ेगा। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये जो बोमेंस कैप्सूल है, इसके जो बाहर वाली ये जो लेयर होती है, ये वाली जो एपिथेलियम, किस एपिथेलियम की बनी हुई है, मैंने आपको बताया था, ये बनी हुई है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, है ना। और इसकी जो पेराइटल वाली जो है ना, और जो अंदर वाली है ये होती तो वही वाली है, लेकिन इसके जो थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है, और इसे बोलते हैं बेटा पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स, है ना। फुट लाइक, मैंने आप पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, फुट लाइक बोलते हैं। अरे याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? सब कुछ आपको याद यहां पे आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब मेरी बात समझो, इनको किसी भी फिल्टर को अगर बाहर आना है, ब्लड को अगर यहां पे स्पेस के अंदर आना है, तो होता क्या है समझो, इसको ये सारा की सारी चीजें, ये चीजें क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस करनी पड़ेगी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये एक तरीके से बेटा बना रही है हमारी फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। क्या बना दे रही है? फिल्टरेशन मेम्ब्रेन बना दे रही है। फिल्टरेशन मेम्ब्रेन बना दे रही है। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बन रही है। अब ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है, देखो समझा रहा हूं, है ना। अब जरा मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, यहां पे क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आपको कैसे दिखेगा, देखो। आपको सबसे पहले आपको दिखेगा एक आपकी ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, ये जो कैपिलरीज है, सबसे पहले आपको इसकी लेयर दिखेगी, है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले दिखेगा ऐसे करके कैपिलरीज की लेयर दिखेगी, है ना। और ये कैपिलरीज की जो लेयर होती है बालक, ये जो कैपिलरीज की लेयर होती है, एक ही बनाता हूं चलो, ये जो कैपिलरीज की लेयर होती है वो आपको पता है किसकी बनी होती है, एंडोथीलियम की बनी होती है। तो सबसे पहली होगी बेटा एंडोथीलियम। क्या हो गई? एंडोथीलियम, ठीक है। एंडोथीलियम के बाद एक तरीके की एपिथीलियम है। एंडोथीलियम एक तरीके की क्या है बेटा? एपिथीलियम है। तो इनके बीच में ऑफ कोर्स सी बात है बेटा, आपको देखने को मिलेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या देखने को मिलेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ एपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो आपको अगली जो लेयर दिखेगी वो आपको दिखेगी बेटा, वो आपको दिखेगी एक तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन की। तो ये हो गया आपका एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बोमेंस कैप्सूल की लेयर दिखेगी, है ना। बोमेंस कैप्सूल के सेल की लेयर दिखेगी, है ना। उसे बोल रहे बेटा पोडोसाइट्स। क्या बोल रहे हैं? देखो ऐसे करके ये आ गए आपके पोडोसाइट्स। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये हो गए आपके देखो पोडोसाइट्स, पोडोसाइट्स। ये तीनों लेयर मिलके एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट्स मिलके ये आपकी एक तरीके से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बना रही। क्या बना रही है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बना रही है ना। और अगर आप फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन देखो तो यहां पे आपको कुछ अमाउंट में स्लिट्स भी देखने को मिल रहे हैं। ये आपको स्लिट्स देखने को मिल रहे हैं, है ना, जिसे गैप बोलते हैं, छेद बोलते हैं। तो ये जो स्लिट्स होते हैं, इस स्लिट्स को बेटा बोलते हैं फिल्टरेशन स्लिट्स। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स कहा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब जो मॉलिक्यूल्स, जो भी ब्लड इस एफरेंट आर्टरियोल में ब्लड आ रहा होगा, है ना, अब जो भी मॉलिक्यूल्स इस फिल्ट्रेशन स्लिट से छोटे होंगे वो यहां से निकल जाएंगे, और जो छोटे नहीं होंगे वो यहां से नहीं निकल पाएंगे, और वो एफरेंट आर्टरियोल से ऐसे करके चले जाएंगे। अरे ब्लड के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी जो भी इस फिल्ट्रेशन स्लिट से छोटी होंगी वो सारे के सारे इस कैप्सुलर स्पेस में आ जाएंगे, और जो इससे बड़े होंगे वो स्पेस में नहीं आ पाएंगे। तो सारी की सारी चीजें नहीं छनती, कुछ ही चीजें छनती हैं, है ना। कुछ ही चीजें छनती है जिनका साइज फिल्ट्रेशन स्लिट से छोटा होता है, इसलिए बेटा इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कह देते हैं। प्लस में ये जो फिल्ट्रेशन हो रही है ये इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर हो रही है, और ये प्रेशर जो होता है 10 से 20 mm ऑफ Hg होता है। ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो प्रेशर बना रही होती है, वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस से आउट हो चुका है ना। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं कि जहां पे क्या होता है कि सारी की सारी चीजें फिल्टर नहीं होती, कुछ चीजें फिल्टर होती हैं, कुछ चीजें फिल्टर नहीं होती, और फिल्ट्रेशन जो होती है वो प्रेशर के प्रेजेंस में हो रही है, और वो प्रेशर होता है 10 से 20 mm ऑफ Hg। इसलिए इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई? चलो अब आगे समझते हैं, और आगे समझते हैं इसके बारे में, और आगे जानते हैं। आपको बहुत मजा आएगा और आप लोगों को सारी बातें समझ में भी आएगी, ये मेरी गारंटी है। चलो बेटा अब फिर से मैं आपको यहां पे दोबारा से आपको एक गंदा सा बोमेंस कैप्सूल बना के दिखाता हूं, है ना। एक गंदा सा बोमेंस कैप्सूल मैं आपको यहां पे बना के दिखाता हूं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मेरी बात समझो भाई, यहां से ब्लड आया, है ना, यहां से ब्लड आया, जिसे
एफरेंट आर्टरियोल लेके आया, है ना। उसके बाद यहां पे क्या हुआ, कैपिलरीज बन गई। क्या बन गई, ग्लोमेरुलस में टूट गया, कैपिलरीज बन गई और यहां से वापसी निकल पड़ा हमारा इफ्रंट आर्टरियोल, है ना। अब देखो यहां पे जो भी ब्लड का अमाउंट आया होगा, यहां पे जो भी ब्लड का अमाउंट यहां पे आया होगा, सारा का सारा ब्लड का जो भी अंदर सामान होगा वो सब कुछ फिल्टर नहीं होता, कुछ चीजें इसके अंदर फिल्टर होती हैं। जैसे कि समझो मेरी बात, बहुत नॉर्मल सी बात समझाऊंगा बेटा, समझना मेरी बात। क्या क्या चीजें फिल्टर हो जाती है समझना, है ना, क्या क्या चीजें फिल्टर नहीं होती वो भी समझना, ठीक है। देखो भाई, देखो होता क्या है कि यहां से अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अरे ग्लूकोज देखो सारा का सारा क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। ग्लूकोज के साथ साथ देखो हमारे अमीनो एसिड्स भी बाहर आ गए। इसके अलावा क्या आ गया, देखो जो चीजें जरूरत हो चाहे ना हो, जिसका साइज फिल्ट्रेशन स्लिट से छोटा होगा वो सब बाहर आ जाएगा, चाहे वो जरूरत बॉडी के लिए हो चाहे ना हो। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, सब कुछ फिल्टर होके आ जाएगा, लेकिन शर्त यही है साइज फिल्ट्रेशन स्लिट से छोटा होना चाहिए। तो ग्लूकोज बाहर आ गया, अमीनो एसिड बाहर आ गए, हमारे विटामिन एंड मिनरल्स बाहर आ गया। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, विटामिन एंड मिनरल्स जितनी भी चीजें थी बाहर आ गई। हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ गए। ब्लड के अंदर हमारा पानी है, पानी भी बाहर आ गया। ब्लड के अंदर हमारे हार्मोन्स है, हार्मोन्स भी बाहर आ गए। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ गया, वाटर बाहर आ गया, हार्मोन्स बाहर आ गए। हमारे ब्लड के अंदर यूरिया होता है, यूरिया भी बाहर आ गया, सब कुछ बाहर आ गया। और इस बोमेंस कैप्सूल के इस ल्यूमेन में, या मैं बोलूं कैप्सुलर स्पेस में आके फंस गया। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, जो इस ब्लड के थ्रू बाहर आ गया, जो इस ब्लड के थ्रू बाहर आ गया, इस सब को बोलूंगा बेटा फिल्ट्रेट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, फिल्ट्रेट बोलूंगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, फिल्ट्रेट बोलूंगा। और ये ग्लोमेरुलस से बाहर आया है तो इसलिए बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। या मैं बोलूं इसी को बोलते हैं बेटा GFR, यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी बोलते हैं। अरे जो भी सामान बाहर आ गया, अभी ये जो कैप्सुलर स्पेस में आ गया इसको मैं ब्लड नहीं बोलूंगा, ये ब्लड बाहर नहीं आया बेटा, ब्लड के अंदर से कुछ चीजें बाहर आई हैं और कुछ चीजें बाहर नहीं आई है, तो मैं उसको बोलूंगा बेटा, जो चीजें बाहर आ गया मैं उसको बोलूंगा, जो चीजें फिल्टर होके आ चुकी है उसको बोलूंगा फिल्ट्रेट है। क्या है, फिल्ट्रेट है। और ये फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से आया है, किस रेट से आया है ना, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, GFR बोलते हैं, है ना। अब देखो क्या क्या कितना अमाउंट में बाहर आता है और कितना अमाउंट में बाहर नहीं आता, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखो बहुत नॉर्मल सी बात समझाऊंगा। देखो अगर मैं बोलूं हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, उसे बोलते हैं बेटा कार्डियक आउटपुट। क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये कार्डियक आउटपुट कितना होता है, करीब करीब 5 लीटर। कितना होता है, करीब करीब 5 लीटर होता है। इस 5 लीटर पर मिनट की बात कर रहा हूं बेटा, पर मिनट की बात कर रहा हूं। हमारा हार्ट जो होता है पर मिनट, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। अरे मेरी बात में है कि नहीं। अब इस 5 लीटर एग्जैक्ट अमाउंट बताऊं तो 5040 ml होता है। क्या होता है, 5040 ml, है ना। ये अपन लोग कार्डियक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। अब देखो ये 5 लीटर का ब्लड जो आया है, ये 5 लीटर का ब्लड जो आया, ये इसमें से 1/5 पार्ट, इसमें से 1/5 पार्ट की बात करूं तो 1/5 पार्ट वाला जो ब्लड होता है, उतना ही ब्लड सिर्फ किडनी को जाता है। पर मिनट कितना ब्लड किडनी को जाता है, करीब करीब 1/5, यानी कितना, करीब करीब बेटा 20%। कितना, इस 5 लीटर का 20%, यानी 1/5 पार्ट जो होगा वो किडनी को मिलेगा पर मिनट, है ना। तो 5 लीटर का 1/5 करूं तो 1/5 बेटा करीब करीब 1100 से 1200 ml होता है। 1100 से 1200 ml ब्लड जो होगा वो किडनी पे पहुंच रहा होगा। अब मेरी बात समझना, और पर मिनट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब सारा का सारा ब्लड तो फिल्टर होता नहीं है ना। अब ब्लड में आपको पता है, ब्लड में आपको 2 चीजें मिलती हैं, एक मिलता है आपको सेल वाला पार्ट और दूसरा मिलता है आपको प्लाज्मा वाला पार्ट। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, सेल वाला पार्ट और प्लाज्मा वाला पार्ट। सेल वाले पार्ट में आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये 3 चीजें आती हैं, है ना। और प्लाज्मा में आपके प्रोटीन्स आते हैं, है ना। और क्या आता है आपका, वाटर वगैरह ये सब भी आते हैं, है ना। और मतलब 90 to 92% तो पानी ही होता है, ठीक है ना। अब समझो मेरी बात। तो आरबी, अब देखो
मतलब पूरे ब्लड में से जो सेल्स वाला पार्ट होता है वो करीब कितना होता है बेटा, 45% जो ब्लड होता है उसमें सेलुलर पार्ट यानी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सब चीजें होती हैं, है ना। और प्लाज्मा वाला पार्ट होता है बेटा 55%। क्या होता है? 55%। अब मेरी बात समझना बेटा, बहुत नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूं। हमारे जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं, है ना, वो हमारे सेल्स वाले पार्ट को नहीं फिल्टर करती, है ना। मतलब जितना भी ब्लड आया उसमें से 45% जो सेल्स वाला पार्ट है वो तो वैसे ही फिल्टर नहीं होता। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 1100-1200 ml में से जो भी 1200 ml अगर हम ले लेते हैं तो उसमें से 45% तो पहले ही फिल्टर नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स है, वो फिल्टर नहीं होते। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 1100-1200 ml में से फिल्टर कौन होगा बेटा? प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी देखो जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, प्रोटीन वाला पार्ट भी बेटा क्षमता नहीं है, याद रखना। प्लाज्मा में से प्रोटीन वाला पार्ट नहीं छनता है, तो जो बाकी सब जो बच गया वो सब छन जाएंगे। वो सब क्या छन गए? देखो, ग्लूकोज छन गया, अमीनो एसिड, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब छन गए। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये सब तो छन गए, इसे बोलते हैं बेटा जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। समझो बेटा, 1100 से 1200 ml ब्लड आया, 1100 से 1200 ml ब्लड आया, उसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो छने ही नहीं। छना क्या? प्लाज्मा में भी क्या नहीं छना बेटा? प्रोटीन नहीं छना। तो जो छन के अमाउंट आता है, अरे 1200 ml आया, और जो छन के अमाउंट आता है, उसे वो आता है बेटा 125 ml पर मिनट। क्या आता है? 125 ml पर मिनट। और यही बेटा हमारा जीएफआर है ना, जो छन के आया। अरे जो टोटल ब्लड आया वो 1200 ml था, 1100 से 1200 ml था, लेकिन जो छन के आया उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। वो कितना है? 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट आता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बेटा जीएफआर है, हमारा फिल्ट्रेट का रेट है, अब मेरी बात समझना, इस वैल्यू को छोटी मत समझो, अगर ये अमाउंट पर मिनट हमारी किडनी से छन के अंदर आता रहा, तो याद रखना, ये अमाउंट अगर किडनी से थ्रू छन के आता रहा, तो मेरी बात समझना बेटा, है ना, तो पूरे दिन में आपको 180 लीटर पर डे का यूरिन मिल जाएगा। अरे यही तो फिल्टर आगे जाके क्या करेगा? यूरिन बनाएगा। क्या बनाएगा? यूरिन बनाएगा। अगर ये जीएफआर 125 ml पर मिनट रहा, इसको कंट्रोल ना किया गया, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है बेटा, छोटा अमाउंट नहीं है ना। ये जीएफआर को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो 125 ml पर मिनट पे अगर ये चीजें आ रही हैं, 125 ml पर मिनट में अगर चीजें आ रही हैं, तो मेरी बात समझना बेटा, 180 लीटर पर डे आपका यूरिन बनेगा। क्या बनेगा? 180 लीटर पर डे यूरिन बनेगा। लेकिन हमारा यूरिन कितना बनता है पूरे दिन में? पूरे दिन में बनता है मात्र 1 to 1.5 लीटर पर डे, 1 to 1.5 लीटर पर डे यूरिन बनता है। मतलब 180 लीटर पर डे यूरिन बनना चाहिए। अगर जीएफआर कितना आ रहा है? 125 ml पर मिनट, है ना, मतलब छन के कितना अमाउंट आ रहा है हर मिनट किडनी से छन के कितना आ रहा है? 125 ml अगर आ रहा है, और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए, इतना ही आगे भेज दिया जाए यूरिन बनाने के लिए, तो बेटा 180 लीटर पर डे यूरिन बन जाएगा। लेकिन बनता कितना है हमारा? 1 से 1.5 लीटर पर डे। मतलब जितना भी छन के आता है उसका हम लोग 99% बेटा, 99 या 99.9, अभी हम लोग देख लेंगे एनसीईआरटी में, चीजें वापसी ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब कर ली जाती हैं। अरे जो भी ब्लड से निकाला गया है, इस कैप्सुलर स्पेस में आया है, इस बोमेंस कैप्सूल के स्पेस में आया है, इस बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमेन में आया है, इसको आगे जाके हम लोग वापस सारी चीजें बाहर नहीं फेंकनी होती। अगर ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई है और इसको वापसी ब्लड में ना डाला गया, तो ब्लड में बेटा ग्लूकोज देखने को मिलेगा, ब्लड में अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे, ब्लड में विटामिन देखने को मिलेंगे, ये सॉरी ब्लड में कह रहा हूं, यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिलेगा, अमीनो एसिड देखने को मिलेगा, विटामिन देखने को मिलेंगे, हार्मोन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यूरिन में ये सब चीजें नहीं देखी जाती। क्यों? क्योंकि सारी चीजों को वापसी उठा के ब्लड में डाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वापसी ब्लड में डाल दिया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? आप लोगों को यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन मैंने आपको यहां पे कंप्लीट करा दिया है, जीएफआर भी समझा दिया, यूरिन का आउटपुट भी समझा दिया, है ना, और ये सारी मैथ्स भी समझा दी। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई? अब इस जीएफआर को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने एक चीज दी है जिसे बोलते हैं जेजीए। क्या है? जेजीए। इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी हल्के से समझ लो। यहां पे इसे बोलते हैं जक्स्टा
ग्लोमेरुलस जक्स्टा, ओहो ये एल नहीं है बेटा, मिटा ऐसे काट दे रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे जक्स्टा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस अपैरेटस, अपैरेटस, ठीक है ना, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस। अब समझो जक्स्टा मतलब नियर, नियर किसके रहेगा, ये ग्लोमेरुलस के आसपास रहेगा और एक ही तरीके का अपैरेटस है, क्या है, अपैरेटस है। ये जेजीए क्या करता है बेटा, ये जेजीए जो करता है, इसका बता रहा हूं काम, ये जो जेजी है, ये जेजीए जो है ये बेटा कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है हमारे जीएफआर को, कंट्रोल करता है जीएफआर को। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं है, अब मेरी बात समझो, ये जेजी ये जो अपैरेटस है, यहां पे तीन तरीके के आपको चीजें पाई जाएंगी, क्या पाई जाएंगी, तीन तरीके की चीजें या तीन तरीके की सेल्स पाई जाएगी, उनको मिला के हम लोग बेटा क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस बोलते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, वो तीन सेल्स कौन कौन से समझो, वो तीन सेल्स कौन कौन से समझो। यहां पे पहले जो सेल्स होते हैं वो होते हैं जे जी सेल्स, क्या होते हैं, जे जी सेल्स। ये कौन से सेल्स है, कहां होते हैं कहां नहीं होते, सब बताऊंगा, अभी वेट कर लो बेटा, ठीक है, सब बताऊंगा। ये होते हैं जे जी सेल्स, है ना, इनका काम होता है, ये सिक्रीट करते हैं बेटा रेनिन, RENIN, रेनिन, याद रखना, एक एन वाला रेनिन, दो एन वाला रेनिन नहीं होता, एक दो एन वाला भी होता है, ठीक है ना, एक होता है जे जी सेल्स। इसके अलावा एक और तरीके के सेल्स होते हैं जिसे बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, क्या होता है, मैक्यूला डेंसा सेल कहलाता है ना। इस मैक्यूला डेंसा का काम ये है कि ये क्या काम है, अभी बस काम समझ लो, समझाऊंगा बेटा बहुत अच्छे तरीके से बाद में, डोंट वरी, समझाऊंगा सब कुछ आपको, ठीक है ना। तो ये मैक्यूला डेंसा जो होते हैं, इनका क्या काम होता है, समझो मेरी बात, इनका काम होता है कि ये लोग अमाउंट पता करते हैं कि फिल्ट्रेट ब्लड के अंदर या फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कितना है, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कितना है, इसका काम है मैक्यूला डेंसा का, है ना। और ये मैक्यूला डेंसा कहां पे, इन डीसीटी, डीसीटी के आसपास आपको ये सेल्स देखने को मिलेंगे, और वहां पे जब फिल्ट्रेट पहुंचेगा तो उस फिल्ट्रेट के अंदर चेक किया जाता है कि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कितना है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, या नमक की बात करूं, सोडियम क्लोराइड की बात करूं, नमक की बात करूं, तो फिल्ट्रेट के अंदर नमक कितना है, नमक का काम चेक करने का काम है मैक्यूला डेंसा का, ठीक है। और तीसरे सेल होता है बेटा, एक और सेल होता है जिसे बोलते हैं मेसेंजियल सेल, क्या बोलते हैं बेटा, मेसेंजियल सेल्स बोलते हैं। इनका काम बेटा अननोन है, इनका काम क्या है बेटा, आज तक अननोन है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस, क्या बनाती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपैरेटस बनाती है। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक, आई थिंक आपको सारी बातें यहां पे क्लियर हो रही होंगी। ये जेजी अपैरेटस जीएफआर को कंट्रोल करता है, कैसे करता है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अगले लेक्चर में समझाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। क्या पढ़ाऊंगा, रेगुलेशन ऑफ किडनी, कि किडनी कैसे रेगुलेट होती है, कैसे काम करती है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। और उसमें हम यही जानेंगे कि किडनी भतेरी काम कर रही है और एक ही काम कर रही है कि जीएफआर को कंट्रोल कर सकूं, क्या कर सकूं, जीएफआर को मेंटेन कर सकूं, जीएफआर को कंट्रोल कर सकूं। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया यार। चलो बेटा अब आगे समझते हैं। ये आपका यहां पे मैंने आपको खत्म करा दिया पूरा का पूरा मैंने आपको खत्म करा दिया यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अरे मेरी बात क्लियर है, पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप समझते हैं, नेक्स्ट स्टेप का नाम है बेटा रीएब्जॉर्प्शन। अब समझो रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन एक साथ चलता रहता है, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन एक साथ चलता रहता है। अब देखो होना क्या है, बहुत नॉर्मल सी बात समझाऊंगा। देखो बेटा ये देखो, ये हो गया हमारा क्या, बोमेंस कैप्सूल, ये क्या हो गया हमारा, ऐसे करके बोमेंस कैप्सूल हो गया, ठीक है ना। अब इस बोमेंस कैप्सूल में आपने देख लिया बेटा कि यहां पे हमारा ग्लूकोज भी आ चुका है ना, अमीनो एसिड भी, ये तो फिल्ट्रेट जो बना है हमारा, इसके अंदर सब कुछ आ चुका है बेटा, विटामिन एंड मिनरल्स भी आ चुके हैं, विटामिन एंड मिनरल्स भी आ चुके हैं, है ना। इसके अलावा बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ चुके हैं, है ना। इसके अलावा आपको और क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे बहुत सारी चीजें बेटा, हॉर्मोन्स है ना, पानी है, वाटर है ना, यूरिया है, ये सब चीजें बेटा, यूरिक एसिड है, ये सारी चीजें फिल्ट्रेट में यानी हमारे कैप्सुलर स्पेस में आ चुकी है। अब समझना मेरी बात, यहां से फिर बेटा क्या बनता है यहां पे, अगर आपको पता हो, अगर आपको याद आ रहा हो, चीजें अगर याद आ रही हो, तो ये होता है बेटा आपका पीसीटी। क्या होता है, पीसीटी। और इस पीसीटी के आसपास आपको देखने को मिलती है हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या देखने को मिलती है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद यहां पे क्या होगा, देखो उसके बाद होगा यहां पे क्या हमारा लूप ऑफ हेनले। क्या होगा,
लूप ऑफ हेनले। तो ये मैंने बना दिया, देखो बेटा, यहां पे थोड़ा इसको चौड़ा कर देते हैं, कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको यहीं पे बेटा मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म भी समझा दूंगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म भी आपको यहीं पे ही समझा दूंगा, तो आप लोगों को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ समझा दूंगा बेटा, सब कुछ समझा दूंगा, बस तू यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे ले, तेरे को ये चैप्टर हलवा लगने लगेगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर में क्या, बस 5 मिनट और दे दे, तेरे को ये हलवा कर दूंगा इस चैप्टर को, ठीक है ना। ये देख, ये मैंने बना दी बेटा क्या, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना। और फिर मैं यहां पर बनाऊंगा बेटा, यहां पे ऐसे करके डीसीटी, क्या बनाऊंगा, डीसीटी बनाऊंगा, ठीक है ना। और डीसीटी के बाद ये होगी बेटा हमारी क्या, कलेक्टिंग डक्ट, क्या हो गई, कलेक्टिंग डक्ट हो गई। अरे मेरी बात क्लियर है, ठीक है, बार बार बना दे रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से बना सको, आसानी से क्या कर सको, बना सको, ठीक है ना। ये होगी आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि ये जो चीजें हैं, ये वाली जो चीजें हैं, यहां से लेके ये वाली जो सारी चीजें हैं, है ना, ये आपका बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, है ना, ये सब चीजें आपको मिलती है बेटा कॉर्टेक्स रीजन में। कहां मिलती है, कॉर्टेक्स रीजन में मिलती है। अरे याद आ रहा है, मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को बेटा, पढ़ा चुका हूं। और ये जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट होता है, ये डीप सिचुएटेड मेडुला के अंदर होता है ना, मेडुला के अंदर होता है। अब मेरी बात समझना भाई, अब मेरी बात समझना, ये पीसीटी के आसपास, ये पीसीटी के आसपास जो मैंने बनाई है बेटा, ये बोलते हैं बेटा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। ये क्या है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी है ना। अब होता क्या समझो, ये सारी चीजें जो छन के आई हैं, जो फिल्ट्रेट आता है, ये जो छन के चीजें आई हैं, ये पहुंचती है हमारी पीसीटी के पास। कहां पहुंचती है, ये बेटा हमारी क्या है, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल है ना, ये यहां पहुंची। अब क्या होता है समझो, ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें आगे चली गई बेटा, सारी चीजें आगे चली गई, तो ये सारा का सारा आगे जाके यूरिन में बाहर निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। याद रखना बेटा, ये छन्ने वाली चीज को मैं यूरिन नहीं बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं फिल्ट्रेट बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, फिल्ट्रेट बोल रहा हूं, है ना। यूरिन अभी नहीं बनता, ये तो फिल्ट्रेट है, तो छन के आया है उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो अब क्या होता है, इस फिल्ट्रेट में से चीजों को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। मैक्सिमम जो रीअब्सॉर्प्शन होता है बेटा, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन बेटा आपको पीसीटी में देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन आपको क्या देखने को मिल जाता है, पीसीटी में देखने को मिल जाता है। अब समझना मेरी बात, ग्लूकोज, हमारा जो ग्लूकोज होता है बेटा, वो 100% वापसी ब्लड में रीअब्सॉर्ब कर दिया जाता है। ये देखो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये देखो ग्लूकोज, 100% ग्लूकोज बेटा वापसी रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अरे मेरी बात में एक ही नहीं है, इसके अलावा 100% ही हमारा अमीनो एसिड्स भी 100% वापसी ब्लड में डाल दिए जाते हैं बेटा। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हमारी ब्लड ही है ना, तो फिल्ट्रेट में से ग्लूकोज 100% वापसी भेज दिया जाता है, अमीनो एसिड वापस भेज दिए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो यहां पे आपका 60 to 70% आपके सोडियम आयंस, है ना, यानी सोडियम क्लोराइड आयन भी वापसी भेज दिए जाते हैं। कहां पे, ब्लड के अंदर। अरे ब्लड के अंदर बहुत जरूरत है सोडियम आयन की, है ना, सोडियम क्लोराइड आयन की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है ना। तो 60 to 70% बेटा, 60 to 70% जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इन सबको भी बेटा वापसी ब्लड में भेज दिया जाता है। सर 100% क्यों नहीं भेजा, 100% क्यों नहीं भेजा, 100% ना भेजने का भी एक कारण है, 100% ना भेजने का भी एक कारण है, समझाऊंगा क्या कारण है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा पानी भी 60 to 70% ही पानी भी, अरे सॉरी उल्टा एरो बना दिया, 60 to 70% पानी भी बेटा वापसी ब्लड में भेज दिया जाता है। वापसी क्या कर दिया जाता है, अरे यूरिन में सारा ब्लड कह रहा हूं, यूरिन के तो सारा पानी थोड़ी निकाल देंगे बॉडी का, इसलिए बॉडी का 60 to 70% पानी भी वापसी भेज दिया जाता है पीटीसी के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अरे इसी को बोलते हैं बेटा रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन होना, है ना, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। रीएब्जॉर्प्शन बेटा हर जगह होगा, रीएब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी में भी होगा, लूप ऑफ हेनले में भी होगा, डीसीटी में भी होगा, इवन आपके कलेक्टिंग डक्ट में भी रीएब्जॉर्प्शन चलता रहेगा, रीएब्जॉर्प्शन बेटा होता ही रहेगा। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो, तो इतनी सारी चीजें वापसी रीअब्सॉर्ब कर ली, लेकिन मेरी बात समझना, कुछ चीजें ब्लड से वापसी इसके अंदर सिक्रीट भी की जाती है। क्या की जाती है, कुछ चीजें। अब एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी मैंने यहां बना दी, तो एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी मैं आपको यहां बना के दिखाता हूं, देखो यहां पे बना के दिखाता हूं, एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी मैंने आपको यहां भी बना के दिखा दी, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है,
सारी की सारी चीजें छनती नहीं। कुछ चीजें अगर मान लो जैसे अपन लोग घर साफ करते हैं ना, घर साफ करते हैं दिवाली वाले टाइम पे घर साफ करते हैं, तो क्या करते हैं, तो कौन सी चीजें खराब है वो वापसी डाल देते हैं, वो एक जगह रख देते हैं और बाकी चीजें हम एक जगह रखते हैं। लेकिन कभी कभार जब खराब चीजों में देखते हैं तो कुछ चीजें हमें ऐसी दिखती है कि यार ये चीज नहीं फेंकनी है, तो वापसी हम उसको अंदर रख देते हैं, है ना। तो सेम चीज जब छन के आती है चीजें, जब छन के आती चीजें तो कुछ चीजें नहीं छन पाती, जो वापसी मुझे कहां डालनी है, उस फिल्ट्रेट में डालनी है, जो आगे जाके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा कुछ चीजें यहां पे वापसी सिक्रीट भी की जाती है। क्या की जाती है? कुछ चीजें सिक्रीट भी की जाती है। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुछ चीजें बेटा सिक्रीट भी की जाती है ना, जैसे पोटेशियम आयन, अमोनिया, है ना, ये सब चीजें H+ आयन, ये चीजें क्या करी जाती है बेटा? सिक्रीट करी जाती है, जो कि हमारे ब्लड के लिए अच्छी नहीं है, हमें इसको बाहर निकालना है। अरे क्या मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी तुम लोगों को? क्या मेरी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? अब मेरी बात समझो, ये जो हो गया पेरिट्यूबुलर, ये हो गया आपका पीसीटी के बारे में। किसके बारे में हो गया? पीसीटी के बारे में। इसके अलावा एनसीईआरटी एक और चीज बोलती है बेटा, बाइकार्बोनेट आयन भी, बाइकार्बोनेट आयन भी वापसी ब्लड में भेज दिए जाते हैं, बाइकार्बोनेट आयन भी वापसी ब्लड में भेज दिए जाते हैं। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो, पीसीटी मैंने यहां पे आपको क्लियर करा दिया है ना। तो यहां पे देखो मैंने आपको रीअब्जॉर्प्शन भी पढ़ाया और सिक्रीशन भी पढ़ाया, रीअब्जॉर्प्शन भी पढ़ाया और सिक्रीशन भी पढ़ाया। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात समझना, ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है, ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है वो याद रखना, उसकी जो ऑस्मोलरिटी होती है वो 300 ऑस्मोलर मिली ऑस्मोलर होती है। क्या होती है? 300 और मिली ऑस्मोलर होती है। अब समझो मेरी बात, जब फिल्टर होके कुछ सामान आया होगा, ब्लड में से फिल्टर होके कुछ सामान आया होगा, है ना, तो यहां पे जो भी सब्सटेंस, जहां यहां पे जो भी फिल्ट्रेट पहुंचता है, यहां पे जो भी फिल्ट्रेट पहुंचता है बेटा, वो कैसा होता है? आइसोटोनिक होता है। कैसा होता है? आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक मतलब इस फिल्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन होगी जब पीसीटी पे पहुंचता है, उस फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बेटा मैच करती है हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन से, जिसकी वैल्यू होती है 300 ऑस्मोलर, मिली ऑस्मोलर, 300 मिली ऑस्मोलर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, इस पीसीटी के, जब पीसीटी जहां से शुरू हुआ वहां पे उसकी क्या थी? आइसोटोनिक था। क्या था? आइसोटोनिक था। अब ये आइसोटोनिक था, उसके बाद क्या हुआ समझना मेरी बात, इसमें से बहुत सारी चीजें वापसी निकाली गई। जब बहुत सारे सोल्ट वापस निकाले गए, है ना, लेकिन कुछ चीजें वापसी डाली भी तो गई हैं। अरे कुछ चीजें निकाली गई हैं तो कुछ चीजें वापस डाली भी तो गई हैं। तो जो चीजें डाली गई हैं, निकाली गई हैं, वो इस तरीके से निकाली जाती है कि एट दी एंड, जब यहां पे हमारा सब, यहां पे फिल्ट्रेट हमारा पीसीटी के एंड पे पहुंचता है, तो भी इसकी जो कंसंट्रेशन होती है बेटा, वो तब भी बेटा आइसोटोनिक ही रहती है। क्या रहती है? आइसोटोनिक ही रहती है, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 300 ऑस्मोलर, मिली ऑस्मोलर, सॉरी 300 मिली ऑस्मोलर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। तो पीसीटी के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होता है, पहले भी आइसोटोनिक था, अभी भी आइसोटोनिक है, और उसकी वैल्यू होती है बेटा 300 ऑस्मोलर, मिली ऑस्मोलर। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मेरी बात समझो, किडनी की बात करूं तो किडनी का ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स और अंदर वाला हिस्सा मेडुला है। याद रखना, जितना कॉर्टेक्स के मेडुला के थ्रू जाओगे उतनी ही कंसंट्रेशन किडनी की बढ़ती है। किडनी का जो आसपास का एनवायरमेंट है वहां का कंसंट्रेशन क्या करता है बेटा? बढ़ता है। अगर मेरी बात समझो, तो अगर मान लो बेटा यहां पे अगर 300 मिली ऑस्मोलर है ना, तो आगे जाओगे तो नीचे क्या मिलेगा बेटा? 500 मिलेगा। क्या मिलेगा? 500। उसके नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा बेटा 700 मिली ऑस्मोलर। इसके अलावा नीचे जाओगे तो बेटा 900 मिली ऑस्मोलर, है ना, मिली ऑस्मोलर। और मैक्स टू मैक्स बेटा इसकी वैल्यू जाती है, देख बेटा 1200 मिली ऑस्मोलर। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? 1200 मिली ऑस्मोलर। अब मेरी बात समझो, इसके अलावा जो भी इसके, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो भी इसके आसपास का ये जो पार्ट है, ये जो खाली वाला पार्ट है, यहां पे बेटा एक फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को एक तरीके से बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को सारा का सारा पार्ट, इसे बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अरे मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अरे मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बालक? सारी बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब समझो, फिल्ट्रेट हमारा पहुंच गया कहां पे? हमारा पीसीटी के एंड पे पहुंच गया। अब ये फिल्ट्रेट बेटा जाएगा हमारा कहां पे? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। कहां जाएगा? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। अब समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, होता क्या है ना, इस लूप ऑफ हेनले के आसपास आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है, इस लूप ऑफ हेनले के आसपास एक घूम रही है वासा रेक्टा। क्या घूम रही है? वासा रेक्टा घूम रही है ना, वासा रेक्टा, है ना। एक ब्लड की ये भी एक तरीके की कैपिलरीज है बेटा, ये घूम रही है आपकी, देखो यहां पे वासा रेक्टा। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वासा रेक्टा यहां पे आपको घूमती हुई इसके आसपास दिख रही है। इधर देखो,
गिर जाएगा, रुको, ये लो, ये मैंने बना दी बेटा, देख, वासा रेक्टा, ये ले, ये मैंने बना दी वासा रेक्टा, ठीक है ना। ये सब आप लोगों को बेटा पढ़ा चुका हूं, डायग्राम सारा पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। और यहीं पे मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या समझाने जा रहा हूं? काउंटर करंट मैकेनिज्म समझाने जा रहा। क्या आप लोग समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग समझने के लिए तैयार हैं? ठीक है, क्योंकि इससे बेहतर आपको कहीं समझ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है बेटा, इससे बेहतर आपको कहीं समझ नहीं आएगा, मेरी गारंटी, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, ये देखो, आपको पता है ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज पहले कहां जाएंगी? पहले जाएंगी डीसीटी के पास, और फिर उसके बाद ये ऐसे करके वासा रेक्टा बनती है। अरे पहले जाएगी ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जाएगी यहां पे, और फिर ये वासा रेक्टा ऐसे बनती है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो याद रखना कि फिल्ट्रेट जब जब नीचे जा रहा होगा, ऐसे करके फिल्ट्रेट नीचे जाएगा, है ना, लूप फैलने में, तो समझो इस वासा रेक्टा के अंदर ब्लड ऊपर आएगा, है कि नहीं। और सेम चीज जब इसके अंदर नीचे आ रहा होगा तो फिल्ट्रेट कहां जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा, है ना। इसी को बोलते हैं बेटा काउंटर करंट, है ना। दो अपोजिट जगह पे, दो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है? हमारा सब्सटेंस जा रहा है ना, इसलिए बोलते हैं इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? काउंटर करंट। अब समझना होता क्या है, समझना, फिल्ट्रेट आइसोटोनिक था, फिल्ट्रेट 300 ऑस्मोलर पे था। अब होना क्या था, समझो मेरी बात, फिल्ट्रेट को क्या करना था, 300 से, है ना, नीचे जाएगा, देखो जैसे से नीचे जाएगा ऑस्मोलरिटी बढ़ती जा रही है, 500, 700, 900, 1200, तो 1200 तक ऑस्मोलरिटी पे जाना है। अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन फिल्ट्रेट का ऑस्मोलरिटी है बेटा 300, फिल्ट्रेट की ऑस्मोलरिटी कितनी है? 300, उसको जाना कहां है? 1200। मतलब फिल्ट्रेट को हाइपर कंसंट्रेशन होना है। क्या होना है? हाइपरटोनिक होना है। हाइपरटोनिक का मतलब होता है उसके अंदर कंसंट्रेशन, उसके अंदर सोल्यूट की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और पानी की मात्रा कम करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये सोचता है मैं ऐसा क्या करूं, ये सोचता है मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, मेरे अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, यानी सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा हो जाए और लिक्विड पार्टिकल यानी कि वाटर हमारा कम हो जाए। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? तो वो कोशिश क्या करता है कि मैं तो नहीं हो सकता, मैं कोशिश करता हूं कि मेरे बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको मैं थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश करता हूं। क्या करता हूं? थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश करता हूं। तो ये कोशिश के चक्कर में ये क्या करता है, ये हमारा जो लूप ऑफ हेनले है, यहां से बेटा पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये देखो, ये पानी क्यों निकल रहा है? याद है मैंने आपको बताया था 60 to 70% ही पानी रीअब्सॉर्ब होता है पीसीटी से पीटीसी के अंदर, है ना। क्यों? क्योंकि बाकी पानी जो होगा बेटा यहां जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सारा यहां पे भी नहीं जाएगा और भी अभी जाएंगे, देखो मेरी बात समझना, ठीक है। तो पानी ये क्या करता है, ये पानी बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ, बाहर की तरफ बेटा फेंकने लगता है। वो ये कोशिश करता है, वो ये कोशिश करता है कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसको मैं कंट्रोल करके 300 पे ले आऊं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब वो पानी बाहर फेंक रहा होता है तो किसी सॉल्यूशन में से पानी बाहर निकालोगे तो सोल्यूट की मात्रा बढ़ती जाएगी, और अगर सोल्यूट की मात्रा बढ़ती जाएगी तो वो जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो हुआ क्या, इस 300 ऑस्मोलरिटी से जब पानी निकलने लगा तो सोल्यूट की मात्रा बढ़ने लगी। सोल्यूट की मात्रा जैसे जैसे बढ़ने लगी तो क्या हुआ बेटा, यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा फिल्ट्रेट की वैल्यू बेटा 1200 ऑस्मोलरिटी हो जाती है, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आते आते यहां पे बेटा हमारा सोल्यूट जो हो जाता है बेटा वो हाइपरटोनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपरटोनिक हो जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया यार, सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आगे समझो आगे क्या होने वाला है, अब आगे समझो होने क्या वाला है आगे। अब होना क्या था आगे समझो। अब क्या हुआ, इस हमारे फिल्ट्रेट को अब कहां जाना था? ऊपर जाना था। इस फिल्ट्रेट को कहां जाना था? ऊपर। अब ये 1200 की कंसंट्रेशन पे आ चुका है ना। अब इसको ऊपर जाना है, यानी हाइपरटोनिक है, लेकिन ऊपर जाना है तो वापसी कितने पे आना पड़ेगा? इसको वापसी इसको आना पड़ेगा बेटा 300 पे, है ना। मतलब अब इसको कंसंट्रेशन अपनी घटानी पड़ेगी, अब इसको कंसंट्रेशन अपनी घटानी पड़ेगी। और अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन घटानी है तो आपको उसके अंदर से सॉल्यूट्स बाहर निकालने पड़ेंगे। यानी अब की बार क्या करता है बेटा, अब की बार जब ये ऊपर जा रहा होता है तो अपने अंदर से देख बेटा सोडियम आयन बाहर निकालने लगता है। क्या करने लगता है? सोडियम आयन बाहर निकालने लगता है। ये दिख रहा है आप लोगों को? देखो सोडियम आयन बाहर निकल रहे हैं, सोडियम आयन बाहर निकल रहे हैं। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये सोडियम आयन बाहर निकल रहे हैं और धीरे 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 हमारा फिल्ट्रेट ऊपर पहुंचा और वो एक तरीके से हो गया बेटा हमारा हाइपोटोनिक। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या हो गया? हाइपोटोनिक। अरे नीचे आया तो हाइपरटोनिक, ऊपर पहुंचा वापसी तो कन्वर्ट हो गया हाइपोटोनिक में। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक आपको सारी बातें यहां पे क्लियर हो रही होंगी। अब समझो मेरी बात और समझो। सर ये नीचे आते आते नीचे का कंसंट्रेशन 1200 ऑस्मोलर हुआ कैसे? समझना मेरी बात। ये जो सोडियम आयन था, ये सोडियम आयन कुछ अमाउंट में सोडियम आयन यहां पे हमारा इकट्ठा भी हो जाता है। इसी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कुछ अमाउंट में सोडियम आयन हमारा इकट्ठा भी हो जाता है।
जिसकी वजह से यहां का कंसंट्रेशन बढ़ता चलता है। क्या करता है? बढ़ता चलता है, 1200 ऑस्मोलर पहुंच जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कुछ सोडियम आयन यहां पे इकट्ठे भी हो जाते हैं। इसके अलावा सिर्फ सोडियम ही इसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, इसके अलावा एक और ऐसी चीज है जो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ा रही है। वो कौन है बेटा? वो है यूरिया। वो कौन है? यूरिया। वो क्या होता है समझो मेरी बात, इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बेटा अमाउंट में होता है हमारा यूरिया। ये यूरिया क्या करता है? ये यूरिया यहां से बाहर आता है, ये यूरिया यहां से बाहर आता है और पहुंचता है हमारा कहां? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। कहां पहुंचता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर पहुंचता है। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या करता है? कंसंट्रेशन बढ़ाता है ना। इसलिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये सोडियम आयन और ये जो यूरिया की वजह से क्या होता है बेटा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। और समझो ना, बढ़नी भी कितनी जरूरी थी। अगर ना बढ़ती तो पानी बाहर ना आता और सोडियम आयन भी बाहर ना आते। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं? बहुत बढ़िया। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज ओनली परमिएबल टू वाटर ओनली। तो ऑफ कोर्स सी बात है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सिर्फ और सिर्फ पानी बाहर आ रहा, इसलिए ओनली परमिएबल टू वाटर ओनली। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट यानी सोडियम आयन बाहर आ रहा है ना। इसलिए असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज ओनली परमिएबल टू सोडियम आयन। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां पे आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो गई। कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया, कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया। अब समझो मेरी बात, सेम चीज यहां पे क्या होना है? देखो भाई, वासा रेक्टा भी तो नीचे अब देखो, जहां पे हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हमारा फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा था। फिल्ट्रेट कहां जा रहा था? ऊपर जा रहा था। लेकिन यहां पर देखो हमारा जो वासा रेक्टा में जो ब्लड है वो तो नीचे आ रहा है ना, वो तो नीचे आ रहा है। अब देखो मेरी बात समझो, वासा रेक्टा का ब्लड जो होता है वो जब नीचे जा रहा है तो वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है कि लोअर टू हायर जा रहा है? भैया वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जा रहा है। कहां जा रहा है? लोअर टू हायर। अरे वो वासा रेक्टा देखो ना बेटा, यहां से शुरू हुआ है, वासा रेक्टा यहां से शुरू हुआ, तो यहां पे कितना था? 300 ऑस्मोलर, और यहां पे उसको पहुंचना कहां तक है? 1200 मिली ऑस्मोलर पे पहुंचना है। तो इसको कंसंट्रेशन अपनी बढ़ानी पड़ेगी। और अगर किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो उसमें क्या करो बेटा? या तो पानी निकाल दो या तो सोल्यूट डाल दो, है ना। तो ये जो सोल्यूट बेटा बाहर निकला था ना, सोडियम आयन, है ना, ये सोडियम आयन वापसी इसके अंदर जाने लगते हैं, है ना। कलर चेंज करके दिखाता हूं, देख ये सोडियम आयन क्या करते हैं? अब इसके अंदर जाने लगते हैं। देख ये सोडियम आयन इसके अंदर क्या करने लग गए? जाने लग गए। तो एट दी एंड मैंने क्या किया? सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन ही तो कराया। सोडियम आयन का क्या कराया? ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ही तो कराया। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये रीअब्जॉर्प्शन सिर्फ पीसीटी में नहीं होता है बेटा, लूप ऑफ हेनले में भी होता है, डीसीटी में भी होता है, कलेक्टिंग डक्ट में भी चल रहा होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है ना। तो जब इसके अंदर सोडियम आयन इकट्ठे होने लग गए तो ये पहुंच गया इसका 1200 ऑस्मोलर पे, ये पहुंच गया। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? 1200 मिली ऑस्मोलर पे पहुंच गया। अब इस वासा रेक्टा के ब्लड को वापसी ऊपर भी तो जाना है, और ऊपर क्या करना है? जब ऊपर जाएगा तो उसको वापसी कंसंट्रेशन कितनी चाहिए? अपनी 300 चाहिए। यानी कि अब इसको कैसा होना है? हाइपो होना है ना। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाइपो भी नहीं, मतलब इसको 1200 से वापसी किस में जाना है? 300 पे, मतलब आइसोटोनिक पे जाना है। क्या जाना है बेटा? आइसोटोनिक पे जाना है। तो ये क्या करेगा? अब किसी सॉल्यूशन कोई हाइपरटोनिक है, उसको अगर आपको नॉर्मली उसको कम हाइपरटोनिक करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर या तो सोल्यूट निकाल दो या तो पानी डाल दो, है ना। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है, पानी। अब ये पानी क्या करता है बेटा? इसके अंदर आने लगता है। ये पानी क्या करने लगते हैं? इसके अंदर आने लगते हैं। और जैसे इसके अंदर पानी आता रहेगा, है ना, तो ये 1200 का वापसी किस पे घूम के पहुंच जाएगा? 300 पे। इससे क्या हुआ? हमारा ब्लड का बेटा एक तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन भी कौन कर रहा है? किडनी भी कर रहा है। इसकी ऑस्मोलैरिटी को भी रेगुलेट कौन कर रहा है? किडनी कर रही। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो मैंने आप लोगों को पीसीटी समझाया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले समझाया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले समझाया, और ये जो मैंने आपको बताया कि फिल्ट्रेट जब नीचे जा रहा और ये उस टाइम पे वासा रेक्टा का ब्लड ऊपर जा रहा, और जब फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा तो वासा रेक्टा का ब्लड नीचे जा रहा, और यहां पे जो चेंज हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, इसे बोलते हैं बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब समझो मेरी बात, अगर तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म ना चल रहा होता, तो समझो कि होता क्या फिर? तो ये पानी, जो पानी का अमाउंट है, ये रीअब्सॉर्ब ना हो पाता, ये पानी का अमाउंट इस फिल्ट्रेट से बाहर ना आ पाता। और अगर ये पानी का अमाउंट फिल्ट्रेट से बाहर ना आ पाता तो होना क्या था? समझो मेरी बात, तो ये जो यूरिन, जब आगे जाके ये तो यूरिन बनता, याद रखना फिल्ट्रेट है, ये सारा फिल्ट्रेट है। यूरिन कब बोलूंगा? जब कलेक्टिंग डक्ट के आखिरी टाइम पे मैं इसको यूरिन बोलूंगा, जब सब कुछ इसके अंदर रीअब्सॉर्ब कर दिया जाएगा, या चीजें वापसी सीक्रेट कर दी जाएंगी, जब ये सब प्रक्रिया खत्म हो जाएंगी, तब बेटा मैं इसको बोलूंगा यूरिन। लेकिन जब तक रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन चलता आ रहा, तब तक मैं इसको यूरिन नहीं बोलूंगा, तब तक मैं इसको फिल्ट्रेट ही बोलूंगा। अरे क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? मैं इसको बेटा फिल्ट्रेट ही बोलूंगा जब तक है जान नहीं, जब तक
इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन हो रहा है, तब तक ये मेरे लिए फिल्ट्रेट है। तो कलेक्टिंग डक्ट को जब ये फिल्ट्रेट छोड़ेगा तब इसके अंदर कोई रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन नहीं होगा, तब मैं उसको यूरिन बोलूंगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्या हुआ, पानी हमारा बच गया, पानी हमने वापसी अपने ब्लड में भेज दिया, वापसी हमने अपने शरीर में कर दिया, है ना। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से यूरिन को कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, अरे यूरिन की कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। या मैं बोलूं पानी का रिटेंशन, अरे वाटर रिटेंशन में के लिए भी कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, वाटर रिटेंशन हो हमारी बॉडी के अंदर। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सारा का सारा पानी बाहर ना चला जाए भैया, सारा का सारा पानी बाहर ना चला जाए, कुछ पानी का अमाउंट हमारे अंदर रहना चाहिए। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब पहुंच गए बेटा डीसीटी पे। कहां पहुंच गए, डीसीटी पे पहुंच गए। अब समझो मेरी बात, जब फिल्ट्रेट डीसीटी पे पहुंच जाता है तो डीसीटी के पास डीसीटी में भी रीअब्जॉर्प्शन तो होती है, डीसीटी में भी रीअब्जॉर्प्शन तो होती है, लेकिन सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होती है। क्या होती है बेटा, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होती है। ये सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है, समझो मेरी बात कैसे होती है। सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन ऐसे होती है कि हमारे डीसीटी के आसपास, याद रखना, कुछ सेल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा मैक्यूला डेंसा। अरे ये वर्ड याद हो गया आप लोगों को, क्या बोलते हैं बेटा, मैक्यूला डेंसा बोलते हैं, ठीक है ना, मैक्यूला डेंसा। सर ये क्या होता है बेटा, अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, वेट करना बस। जब जेजी एपेटस पूरा पढ़ाऊंगा ना, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, आज के लेक्चर में नहीं होगा वो। बस इतना समझ लो कि डीसीटी के कुछ पार्ट के सेल्स को मैक्यूला डेंसा बोलते हैं, या भी ऐसे समझ लो कि डीसीटी के आसपास एक सेल होते हैं बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। दोनों में से कुछ एक समझ लो, क्योंकि आगे वाले लेक्चर में समझाऊंगा कि मैक्यूला डेंसा एक्चुअली में है क्या, है ना। ये मैक्यूला डेंसा का काम होता है कि इसके अंदर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन को चेक करना। किसका चेक करना, टू चेक दी सोडियम आयन का कंसंट्रेशन। अब समझो मेरी बात, जब इसके अंदर फिल्टर, अच्छा इधर देखो, यहां पे भी हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज लगी हुई है। क्या लगी हुई है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज लगी हुई है। अब मेरी बात समझना, होता क्या है, बहुत तरीके समझाऊंगा, समझना। अब होता क्या है कि अगर तो यहां पे फिल्ट्रेट में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बराबर पहुंचा है ना, सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा पहुंचा है, तो डीसीटी समझती है, डीसीटी मतलब मैक्यूला डेंसा उसको देखता है। जब मैक्यूला डेंसा जब फिल्ट्रेट के अंदर का कंसंट्रेशन देखता है सोडियम आयन का, तो मैक्यूला डेंसा को पता लगता है कि भैया छन के ही ज्यादा आया होगा। अरे मेरी बात समझो, अगर तो डीसीटी पे फिल्ट्रेट पहुंचा है और फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम आयन के कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम आयन के कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो वो कुछ नहीं करता। वो कहता है, मैक्यूला डेंसा कहता है कि अगर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब फिल्ट्रेट में ज्यादा सोडियम आयन आया है, इसका मतलब ऊपर से छन के ही फिल्ट्रेट ज्यादा आया होगा, ऊपर से छन के ही फिल्ट्रेट ज्यादा आया होगा, तो वो कुछ नहीं करता। वो क्या करता है, अच्छा अगर फिल्ट्रेट ज्यादा आया होगा तो ऑफकोर्स सी बात है ब्लड वॉल्यूम बॉडी में सही है। अरे ब्लड ज्यादा होगा, अरे ब्लड ज्यादा होगा तो ही तो फिल्टर ज्यादा होगा, अरे ब्लड ज्यादा होगा बॉडी में तो ही तो फिल्टर ज्यादा होगा। अरे मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? लेकिन जब मैक्यूला डेंसा, जब अगर फिल्ट्रेट वहां पे पहुंचा और मैक्यूला डेंसा को पता लगता है कि यहां पे सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम है, अगर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब ऊपर से छन के ही कम आया होगा। अगर ऊपर से छन के ही कम आया है, मतलब वहां पे ब्लड ही कम होगा, मतलब ब्लड के अंदर ही ये वैल्यू कम होगी। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये ब्लड के अंदर वैल्यू कम है ना, तो मैक्यूला डेंसा को पता लगता है कि गड़बड़ हो रही है कुछ, मतलब ब्लड का वॉल्यूम ही कम है। तो हमारा जो मैक्यूला डेंसा जो होता है, वो हमारा मैक्यूला डेंसा क्या करता है, जेजी सेल को बोलता है, क्या बोलता है, जेजी सेल को बोलता है कि रेनिन सिक्रीट कर। जेजी सेल को बोलता है कि रेनिन सिक्रीट कर, और उसके बाद इसके अंदर से रीअब्जॉर्प्शन होती है, जैसे कि सोडियम आयन की या फिर बेटा वाटर की, ये सब की क्या होने लग जाती है, रीअब्जॉर्प्शन होने जाती है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हर वक्त नहीं होती है, हर वक्त नहीं होती है, कुछ सिलेक्टेड टाइम पे होती है जब कंसंट्रेशन कम पहुंचता है ना। इसलिए इस एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं बेटा, इस रीअब्जॉर्प्शन को बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बेटा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर फिल्ट्रेट में मैक्यूला डेंसा ने पकड़ लिया, फिल्ट्रेट में मैक्यूला डेंसा ने अगर पकड़ लिया कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब फिल्ट्रेट ही कम आया है ऊपर से। अगर फिल्ट्रेट कम आया है, इसका मतलब उसके अंदर ब्लड ही कम आया होगा, वो ब्लड कम आया तो ब्लड वॉल्यूम ही कम हुआ होगा। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? अगर ऐसा कुछ लगता है तो ही हमारा डीसीटी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, और वो रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है बेटा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहलाता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहलाता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है बेटा, वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ हॉर्मोन्स। इन प्रेजेंस ऑफ हॉर्मोन्स कैसे होती है बाद में समझाऊंगा, कैसे होती है बाद में समझाऊंगा, आज नहीं समझाऊंगा इस चीज को। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जैसे ही इसको पता लगता है कम आया, हॉर्मोन्स कुछ सिक्रीट होते हैं, और वो हॉर्मोन्स हमारे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में दोबारा से सोडियम आयन और वाटर का
है ना, रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, रीअब्जॉर्प्शन, पानी जाएगा, वाटर जाएगा तो क्या होगा? ऑफ कोर्स ये बात है, वापसी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? फिल्ट्रेट ज्यादा आएगा। फिल्ट्रेट ज्यादा आएगा तो डीसीटी पे कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, मतलब जो सोडियम आयन है वो ज्यादा आएंगे, और अगर वो ज्यादा आएंगे तो मैक्रोडेंसा शांत हो जाएगा। वो बोलेगा हाँ अब ठीक है, अब तो आगे बेशक जा सकता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहां पे होता है ना। इसके अलावा बेटा कुछ चीजें वापसी यहां पे, कुछ चीजें ऑफ कोर्स सी बात है, यहां पे क्या कराई जाएंगी? कुछ अमाउंट में चीजें यहां पे सिक्रीट भी कराई जाती है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ चीजें यहां पे सिक्रीट भी कराई जाती है ना। फिर ये डीसीटी पे पहुंचता है। डीसीटी के एंड पे जब पहुंचता है ना, तो क्या होता है? ये पहुंचता है बेटा, पहुंच गया कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अभी भी इसको यूरिन नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट से भी देखो, अगर आपने देखा अभी तो मैंने आपको बताया यूरिया बाहर आता है। इसके अलावा बेटा यहां से बेटा पानी भी आता है, पानी भी, और जो पानी बच गया होगा, थोड़ा और पानी अगर बच सकता है इसके अंदर से, हम लोग वापसी रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं, तो वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू हमारा कहां चल जाता है? पानी वासा रेक्टा में जाता रहता है। कहां जाता रहता है बेटा? ऐसे करके वासा रेक्टा में जाता रहता है। अरे क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? अरे मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? आई थिंक आपको मेरी बात सारी की सारी समझ में आ रही होंगी, है ना। तो ये पानी देखो, मतलब कलेक्टिंग डक्ट से भी क्या होता है? हमारा पानी रीअब्सॉर्ब होता है। पानी क्या होता है बेटा? रीअब्सॉर्ब होता है। तो एट दी एंड देखो, सारा पानी तो हम निकाल दे रहे हैं, एट दी एंड जो फिल्ट्रेट जब कलेक्टिंग डक्ट को छोड़ रहा होता है तो उसे बोलते हैं बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमारा जो यूरिन होता है वो क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है। क्या होता है? हाइपरटोनिक होता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई यहां पे? है ना। तो यहां पे मैंने आपको बताया रीअब्सॉर्प्शन भी कैसे हो रहा है और सिक्रीशन भी कैसे हो रहा है। सब कुछ तो मैंने आपको समझा दिया, सब कुछ तो मैंने आपको यहां पे समझा दिया। और एट द एंड यूरिन कैसे बनता है वो भी मैंने आपको यहां पे बता दिया। क्या मेरी बातें सारी क्लियर हुई? है ना। रेगुलेशन ऑफ किडनी, ये सब कैसे रेगुलेट हो रहा है, ये मैक्युलोडेंसन ने कैसे रेगुलेट किया होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में बेटा, है ना। एक बार फटाफट से इसकी एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, है ना। देखो भैया, यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में क्या होते हैं? 3 स्टेप होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, है ना, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हो रहे हैं। फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, है ना, जो कौन करेगा? ग्लोमेरुलस करेगा, और उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एवरेज की बात करो तो 1100 से 1200 ml हमारा फिल्टर किडनी पर मिनट ब्लड करती है ना। कितना, जितना भी हर एक बार वेंट्रिकल हमारा जो करता होगा उसमें से 1/5 ब्लड हमारे बॉडी में आता है, हमारे किडनी पे आता है ना। अब देखो ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, है ना, उस प्रेशर, एक प्रेशर जनरेट होता है बेटा, एक प्रेशर जो कि 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। एंडोथीलियम जो है हमारे ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की, एपिथीलियम बोमेंस कैप्सूल की, और बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। ठीक है। अब देखो एपिथेलियल सेल जो है बोमेंस कैप्सूल की, उसे पोडोसाइट्स बोलते हैं, और वो इंटीग्रेट मैनर में है, तो इसकी वजह से क्या होता है? कुछ पोर्स होते हैं वहां पे, उसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स। तो ब्लड जो होता है वो बहुत ही पतला पतला, मतलब फिल्टर सो फाइनली कि उस मेम्ब्रेन में से इतनी फाइनली वहां से फिल्टर होता है कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं प्लाज्मा के एक्सेप्ट प्रोटीन, वो बेटा उसमें से पास कर जाते हैं। मतलब ब्लड में से डब्ल्यूबीसी आरबीसी तो जाएंगे नहीं, और प्लाज्मा में से प्रोटीन हटा दो तो बाकी सब क्या करता है? ट्रांसफर होता है, फिल्टर हो जाता है, और क्या होता है? बोमेंस कैप्सूल के लुमेन में आता है। इसलिए इसको बोलते हैं बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, है ना। जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, जो जितना भी फिल्ट्रेट बनता है किडनी का पर मिनट, उसे बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना। और एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना होना चाहिए? 125 ml पर मिनट, दैट इज 180 लीटर पर डे। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं? अब समझो मेरी बात, अगर 125 ml को कंट्रोल ना किया गया, मतलब रीअब्सॉर्ब और रीअब्सॉर्प्शन ना करी गई, तो 180 लीटर पर डे का यूरिन बन जाएगा, है ना। तो किडनीज का इनबिल्ट मैकेनिज्म है ताकि वो जीएफआर को क्या कर सके बेटा? रेगुलेट कर सके। क्या कर सके? रेगुलेट कर सके। एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था, उसके अंदर वो है जेजी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन है ना, जो कैसे बनता है? सेलुलर मॉडिफिकेशन डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल। अब ये मैं आपको बताऊंगा होता क्या है, बताऊंगा, ठीक है ना। कैसे बनता है जेजीए पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है, तो ये लाइन अपन लोग छोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला अपन लोग छोड़ सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, अगर ऑफकोर्स सी बात है फिल्ट्रेट कम आ रहा होगा तो जीएफआर भी कम होगा। अगर फिल्ट्रेट कम आ रहा होगा तो जीएफआर भी कम होगा, और अगर जीएफआर कम होगा तो ऑफकोर्स सी बात है वहां पे मैक्युलोडेंसा पे पकड़ लेगा वो कि भैया फिल्ट्रेट ही कम आया है ना। तो वो हमारा जेजी अपैरेटस को क्या, जेजी सेल्स को क्या बोलेगा? एक्टिवेट हो जा। तो जेजी अपैरेटस हमारा जीएफआर को वापसी नॉर्मल लाएगा। समझो मेरी बात, अगर एक फॉल होगा जीएफआर के अंदर फॉल हुआ, है ना। चलो ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये बाद में पढ़ाऊंगा, ये आज का लेक्चर नहीं है, ये आज का लेक्चर नहीं है, ये बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये वाला पैराग्राफ अपन छोड़ दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? अभी छोड़ दे रहे हैं, कल के लेक्चर में होगा ये। अ कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम
of the filtrate formed by 180 liter per day, है ना, with the that of urine release 1.5 liter. कंपैरिजन करो, 180 लीटर पर डे तो फिल्ट्रेट हो रहा है और 1.5 लीटर यूरिन बन रहा है. पता लग रहा है यहां से कि 99% चीजें जो होती हैं वो वापसी रीअब्सॉर्ब कर ली जाती है बाय रीनल ट्यूब्यूल. इसे बोलते हैं बेटा रीअब्सॉर्प्शन, है ना. तो देखो द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट. अब मैंने आपको बता चुका हूं, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं बेटा कि आपका अलग अलग जो ट्यूब्यूल्स है वो अलग अलग तरीके के एपिथेलियल टिश्यूज के बने हुए हैं, एपिथेलियल सेल्स के बने हुए हैं. ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं. अब देखो बेटा, द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर बाय एक्टिव और पैसिव. अभी जो रीअब्सॉर्प्शन होना है एक्टिवली हो सकता है और पैसिवली भी हो सकता है. समझो, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन, याद रखना, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सोडियम आयन अगर ये रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं बेटा, ये रीअब्सॉर्ब हो रहे तो बेटा एनर्जी यूज करेंगे, एक्टिवली होते हैं. क्या होते हैं? एक्टिवली होते हैं. इसके अलावा बाकी जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट हो गए, क्या हो गए? नाइट्रोजन वेस्ट हो गए, वो कैसे होंगे बेटा? पैसिव होंगे. अरे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयन ये एक्टिवली होते हैं, है ना. रीअब्सॉर्प्शन वाटर का भी जो रीअब्सॉर्प्शन होता है ना, इनिशियल पार्ट्स में, वो भी क्या होता है बेटा? याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन, है ना. इनिशियल सेगमेंट में वहां पे भी क्या होता है? ये इनिशियल सेगमेंट में, बाद में एनर्जी यूज करता है. बाद में क्या करता है? एनर्जी यूज करता है. अब देखो, ये तो होगी रीअब्सॉर्प्शन की बारी बात. अब यूरिन फॉर्मेशन के दौरान, है ना, कुछ ट्यूबुलर सेल्स जो होती हैं, है ना, वो सिक्रीट करती हैं बेटा, जैसे कि H+ आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट. तो मैंने आपको बताया था पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कुछ चीजें वापसी डालती भी है ना. तो ट्यूबुलर सिक्रीशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, है ना. तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए ये भी एक अलग बढ़िया सा मतलब इंपॉर्टेंट स्टेप है. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी. फिर भैया H+ आयन ये सब चीजें अगर डाल रहा है तो एसिड बेस बैलेंस बना के रखेगा, आयोनिक बैलेंस बना के रखेगा. अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी लास्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स. क्या पढ़ा रहा हूं? फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स. क्योंकि ये पढ़ने के बाद मैकेनिज्म ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिल्ट्रेट में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, सब कुछ पढ़ा चुका हूं यार. एनसीईआरटी रीड करना, सब कुछ पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना. इधर देखो, फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात कर रहा हूं. यहां पे देखो, आपको पता है सिंपल क्यूबॉइडल की बनी हुई है, ब्रश बॉर्डर है, आपको पता है, ठीक है ना. क्यों? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके. नियरली जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, 70 से 80% हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर है, वो यहां से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है ना. तो पीसीटी ऑफ कोर्स सी बात है, मेंटेन कर रही है पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ, है ना. यहां पे कुछ सिक्रीशन भी होती है, मैंने आपको बताया था सिक्रीशन हर जगह होगी. अरे सिक्रीशन भी होगी, पीसीटी में भी होगी और डीसीटी में भी होगी. तो यहां पे क्या होगा? देख, हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया, है ना, ये कहां डाल दिया जा रहा है? वापसी इसके अंदर फिल्ट्रेट के अंदर डाल दिया जा रहा है ना. और बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्सॉर्प्शन करा लिया जा रहा है. मैंने आपको पढ़ाया था बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्सॉर्प्शन भी हो रहा है इसके अंदर. अगला आ जाओ बेटा, हेनलेज लूप. याद रखना, हेनलेज लूप में क्या होता है बेटा? रीअब्सॉर्प्शन जो होती है मिनिमम होती है इसकी असेंडिंग लिम्ब में. अरे याद रखना, मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन का होती है बेटा असेंडिंग लिम्ब में. असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम होती है, याद रखना, याद रखना, याद रखना, ठीक है ना. अब देखो, हाउएवर इसका काम क्या है? मेनली इसका काम क्या है? देखो, हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना. मैंने आपको बताया था, यही हेनलेज लूप में से, इसी हेनलेज लूप में से सोडियम आयन ऐसे बाहर आ रहा था, याद है? सोडियम आयन असेंडिंग लूप में से सोडियम आयन बाहर आ रहा था, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के आसपास का हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता, 1200 तक लेके जा रहा था उसको. इसके अलावा यूरिया भी था, है कि नहीं. अब देखो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. अरे डिसेंडिंग वाला सिर्फ पानी भेज रहा था बाहर, इलेक्ट्रोलाइट्स को लेने देना नहीं था, है ना. दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन, है ना. इससे क्या होगा? हमारा हाइपरटोनिक हो जाएगा. असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो इम्परमिएबल होता है, वाटर को नहीं करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के ट्रांसफर करवाएगा. एक्टिवली भी हो सकता है और पैसिवली भी हो सकता है, एक्टिवली भी हो सकता है और पैसिवली भी हो सकता है. अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it gets diluted, है ना. ऐसे करके वो डाइल्यूट हो जाएगा. पढ़ा चुका हूं सारा का सारा. अभी देखो डीसीटी में कंडीशन होती है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होती है. अरे कंडीशन होगी, अगर वहां पे फिल्ट्रेट में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम पहुंचेगा, ये कंडीशन है, ये सिलेक्शन होगा, ये कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होती है ना. तो देखो, ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन द सेगमेंट ऑफ DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate. यहां पे बाइकार्बोनेट आयन भी reabsorption होता है. अरे मेरी बात समझो, वहां पे भी होता है reabsorption बाइकार्बोनेट आयन का, यहां पे भी reabsorption होता है. इसके अलावा हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया भी वापसी क्या कर दिया जाता है? फिल्ट्रेट के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि क्या हो भैया? मेंटेन हो सके, बैलेंस हो सके पीएच का, मेंटेन हो सके, बैलेंस हो सके पीएच का. देख बेटा, डायग्राम बना रखा है यहां पे. देख, बाइकार्बोनेट आयन,
NaCl, फिल्ट्रेट, दिख रहा है आप लोगों को, वाटर, पोटेशियम, ये सब देखो क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रही है, क्या चीजें हो रही हैं, रीअब्सॉर्ब हो रही हैं। देखो यहां पे सिक्रीशन भी हो रहा है H+ और अमोनिया का, इधर देखो K+ और अमोनिया का, अभी H+ तो दोनों जगह हो रहे हैं, H+ तो दो जगह हो रहे हैं, एक जगह अमोनिया, एक जगह पोटेशियम। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? इसके अलावा देखो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन। अरे बाइकार्बोनेट आयन का तो दोनों जगह ही रीअब्सॉर्प्शन होता है, एनसीईआरटी लिखती भी है लाइन। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? कलेक्टिंग डक्ट देखो, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर देखो वाटर, वाटर भी बाहर जा रहा है, वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और साथ साथ मैंने आपको बताया था यूरिया भी आता है। क्या आता है? ऐसे यूरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आता है। यूरिया क्या आता है समझाऊं मैं आपको। देखो होता क्या है, होता क्या, देखो यूरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन बढ़ाई, उसके बाद क्या होता है, वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आता है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वापसी इसको लेके जाता है ऊपर ऐसे ऐसे, फिर ये डीसीटी में आता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में आता है, और फिर वापसी ये बाहर आता है। ऐसे साइकिल चलती रहती है इसकी, ऐसे साइकिल चलती रहती है इसकी, याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अलावा देखो कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट बता रहा हूं, जो दिस लॉन्ग एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला, है ना, ये इनर तक जाता है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को यहां से भी रीअब्सॉर्ब कर लेता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को भी यहां से रीअब्सॉर्ब कर लेता है, ताकि यूरिन क्या हो, कंसंट्रेशन हो, है ना। इसके अलावा यहां पे क्या होता है, जिस सेगमेंट ये थोड़ा सा अमाउंट ऑफ यूरिया को भी मेडुलरी इंटरस्टिशियम मतलब इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर जाने को देता है, ताकि वो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इट आल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस, है ना, तो ये आयनिक बैलेंस और ये सब भी करके रखता है बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड पोटेशियम। अभी ये H+ है, पोटेशियम आयन ये भी सिक्रीट कर रहा है इसके अंदर। अरे मेरी बात क्लियर है? अरे मेरी बात क्लियर है? मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारी बातें समझा दी है बेटा, सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है, जल्दी जल्दी भी समझाई है, जल्दी जल्दी भी समझाई है। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, ये आपका काम है कल पढ़ना, ये आपका काम है, होमवर्क है पढ़ना, ये आपका होमवर्क है पढ़ना, ये होमवर्क दे रहा हूं पढ़ने के लिए। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं, काउंटर करंट मैकेनिज्म ही बता रहा है। ये क्या बता रहा है? काउंटर करंट मैकेनिज्म बता रहा है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी, वहीं पे आपको जेजे अपैरेटस का सारा कांड बताऊंगा। चलो बेटा, ओके, बाय बाय।